Hello students, welcome to our YouTube channel Schoolonomics. Today we will discuss about the chapter organisms and population from the ecology unit of our biology textbook. Okay, so first see how we will proceed. Initially we will take this chapter in three parts. Part 1 will be population and its attributes, part 2 population growth and growth models, part 3 life history, variation and population interaction, and part 4 will be questions and problems based on this chapter. So we will divide this chapter into three parts and three videos accordingly. Hopefully we will do this like this, and the fourth part will be questions and problems. Okay, so let us start. So on this screen you can see the biology textbook, right? Okay, तो सबसे पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन पेपर किस तरह से बायोलॉजी का पूछा जाएगा। 2023-24 का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। सेक्शन ए बी सी डी ई 5 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन में 16 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन 2 नंबर के, सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन 3 नंबर के, सेक्शन डी में आपको केस बेस्ड 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 नंबर का हर क्वेश्चन होगा। ओके, यानी कि 8 नंबर। सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर आएगा बायोलॉजी के केस में। फिर आप देख लीजिए इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस के टाइप क्या होंगे। ऑब्जेक्टिव होंगे, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, मैच या फिगर या ग्राफ बेस्ड हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव शॉर्ट होंगे, डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग है, और केस बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये है आपका बायोलॉजी का टेस्ट पेपर। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको चैप्टर्स की पढ़ाई करनी है और आपको स्टडी करनी है। ठीक है, तैयारी भी वैसे ही करनी है। तो इस वीडियो से देखने से पहले आप एक वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू स्टडी बायोलॉजी फॉर 12th बोर्ड एग्जाम टू स्कोर मोर देन 90%। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसको देखने से पहले आप उसको देख लीजिए तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। ओके, जब आप मेरे साथ बायोलॉजी को पढ़ेंगे या इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे या चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो आप ये देखेंगे कंप्लीट होने के बाद कि आपका जो है सीबीएसई बोर्ड के लिए तो तैयारी हो ही गया है, लेकिन नीट का और मेडिकल एंट्रेंस वगैरह का भी आपका अच्छा फाउंडेशन क्रिएट हो जाएगा। ओके, देखिए इकोलॉजी वर्ड आते ही हमारे दिमाग में आता है समथिंग रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, और लोग कहते थे कि हिरन ने घास को खाया और हिरन को शेर ने खा लिया, इकोलॉजी यही है। नहीं, ऐसा नहीं है। इकोलॉजी इतना नहीं है, इकोलॉजी बहुत डीप है। ठीक है ना? ओके, तो देखिए अब आगे पढ़ते हैं। पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इससे क्या इन्फॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। ओके, इस तरह से हम चलेंगे। तो देखिए डाइवर्सिटी जो है ना, ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर है और नॉन लिविंग थिंग्स का भी कैरेक्टर है। हर चीज़ में डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, और इसी डाइवर्सिटी की स्टडी के लिए बायोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस बनाई गई, जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोलॉजी वगैरह। ये बहुत सारे ब्रांचेस इस्टेब्लिश हैं क्योंकि चीज़ों को ईजी अंडरस्टैंड करने के लिए हमने ये ब्रांचेस बनाए। ठीक है, पर क्या कोई ऐसी ब्रांच है जो इन सारे ब्रांचेस को लिंक करती हो? तो आंसर है हाँ, वो है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी का इंपॉर्टेंस भी है। इकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो बहुत सारी ब्रांचेस को आपस में लिंक करती है। तो इकोलॉजी क्या करती है? एक हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव देती है बायोलॉजी को, क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेस को लिंक करती है। ओके, ठीक है। अब एक चीज़ ये भी है कि इकोलॉजी को इस तरह से भी कह सकते हैं कि इकोलॉजी के ऐसा थ्रेड है जो इन सारे ब्रांचेस को आपस में पिरोए हुए है। इसीलिए इकोलॉजी क्या करती है? हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव देती है बायोलॉजी की। ओके, फिर आगे चलती है। आगे देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि क्या आप बायोलॉजिकल वर्ल्ड को समझते हैं, तो आप बायोलॉजिकल वर्ल्ड को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप ये ना जान लें कि कैसे ऑर्गेनिज्म एक पॉपुलेशन की तरह, एक कम्युनिटी की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन फिर भी एक इंडिविजुअल की पहचान नहीं होते। कैसे ऑर्गेनिज्म एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करके इकोसिस्टम और बायोस्फीयर बन जाते हैं, लेकिन फिर भी एक इंडिविजुअल की वजूद को नहीं खोते। ओके, तो इतना सब हमने ख़त्म करने के बाद, इस पैराग्राफ को ख़त्म करने के बाद कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए थ्रेड ऑफ वीविंग डिफरेंट एरियाज ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन इनटू यूनिफॉर्म प्रिंसिपल। तो इसमें आंसर क्या जाएगा? इकोलॉजी। ये क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। फिर देखिए इकोलॉजी असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इकोलॉजी इज द ओनली थ्रेड विच वीव्स डिफरेंट एरियाज ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन इनटू यूनिफॉर्म प्रिंसिपल। नहीं, इकोलॉजी अकेला ही नहीं है, और भी हैं। ओके, तो अगर ऐसा पूछ रहा ओनली तो ये रीज़न असर्शन ही गलत हो गया, तो ऑप्शन डी जाएगा। ओके, इसको आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इकोलॉजी का जो काम है ना इंडिया में, जो इकोलॉजी के पायनियर हैं वो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा थे। ठीक है, इनको फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया में कहा जाता है, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने ही पीएचडी में इकोलॉजी की पीएचडी की स्टार्ट इन्होंने किया है। इकोलॉजी में जितना भी काम है इंडिया में सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया और उसको एस्टेब्लिश किया। इन्हीं के प्रयासों की वजह से, इनके काम की वजह से नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972 में बनी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट्री 1984 में बनी। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया इकोलॉजी की फील्ड में इंडिया के केस में। ओके, आगे देखिए, चैप्टर हमारा शुरू होता है यहाँ से। ओके, तो देखिए अब इकोलॉजी जो है ना वो क्या है,
उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए हमें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी पड़ती है। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये होते हैं ऑर्गेनेलीज, फिर उसके बाद सेल, कई सारे सेल मिलकर टिश्यूज़, कई सारे टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन सिस्टम, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और इकोलॉजी जो प्ले करती है ना, वो इन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्ले करती है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर, ठीक है। यहाँ पे लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाता है। ऑर्गेनाइज सिंपल है, सेल्स और कॉम्प्लेक्स होते हैं, टिश्यू और कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, ओके, ये समझ लीजिए आप। तो हमें किसी भी बायोलॉजिकल वर्ल्ड को समझना है तो किसी न किसी लेवल पे हमें उसकी बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अब किसी भी लेवल बायोलॉजिकल वर्ल्ड के किसी भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, किसी भी एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को उठा लें, उसकी स्टडी करने के लिए हमें दो तरह के क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा। अगर हम साइंटिफिक स्टूडेंट हैं, साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड अगर हम रखते हैं, तो वो दो तरह के क्वेश्चन क्या हैं, हाउ एंड वाई, ठीक है। तो हाउ क्या है, वो किसी भी चीज़ के प्रोसेस और मैकेनिज्म को बताता है, वाई क्या है, उसके सिग्निफिकेंस को बताता है, ठीक है। जब तक आप ये साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड नहीं रखेंगे, ये क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, किसी भी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की आप स्टडी नहीं कर सकते हैं। और इकोलॉजी में तो बहुत सारे बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब इन दो क्वेश्चंस का मिनिमम आपको आंसर देना ही पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा, जब भी आप इकोलॉजी के किसी भी लेवल पर इकोलॉजी को समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया बी का, हनी बी का, बहुत सारे एग्जाम्पल हनी बी का ले लेते हैं, ठीक है। हनी बी में आपको देखिए यहाँ पे देखिए हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज़ नेक्टर, कैसे जानती है बी, ठीक है, और क्यों जानती है, दो क्वेश्चन है ना। तो कैसे जानती है, तो इसका आंसर सिंपली है कि जो भी नेक्टर वाले फ्लावर्स होते हैं वो जो है अल्ट्रावायलेट रेस को अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं, जो विदाउट नेक्टर वाले फ्लावर्स हो अलग तरीके से। तो अल्ट्रावायलेट्स के रिफ्लेक्शन रेस की वजह से इनमें जो हनी बीज में विजुअल रिसेप्टर्स होते हैं वो उनसे उनको पता चल जाता है कि, ठीक है ना, कैसे नेक्टर किस में है, ठीक है। क्यों करती हैं भैया, वो उनकी ज़रूरत है, वो अगर नेक्टर को नहीं कलेक्ट करेंगे तो उनकी भूख नहीं मिटेगी, उनका खाना है, तो इसलिए करती हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर मिल गए, ठीक है ना। इसी तरह आपको समझना है। अब देखिए चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले या इकोलॉजी की डेफिनेशन को भी पढ़ने से पहले, ठीक है ना, हमें ये समझना पड़ेगा कि कुछ टर्म्स हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। इनको हम एक बार देख लेते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इनको बिना समझे आगे हमें कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, समझने में दिक्कत हो सकती है। देखिए इंडिविजुअल क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है। कोई भी स्पीसीज़ का एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म, जैसे होमो सेपियंस हम लोग हैं, तो हमारा किसी भी एक आदमी को आप पकड़ लिए तो वो क्या है, इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म है उस स्पीसीज़ का, ठीक है। स्पीसीज़ का मतलब क्या है, सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं परपेचुएशन के लिए, उसको स्पीसीज़ कहा जाएगा। जैसे होमो सेपियंस, ठीक है, या कोई अलग डॉग की स्पीसीज़ हो गई, प्लांट की किसी भी किंगडम में किसी भी स्पीसीज़ को आप ले सकते हैं, ओके। फिर आगे देखिए पॉपुलेशन का मतलब क्या है, एक स्पीसीज़ के कई सारे इंडिविजुअल को मिला के पॉपुलेशन बन जाती है, जो कि एक डिफाइंड एरिया में हो, डिफाइंड टाइम में हो। तो टाइम और एरिया डिफाइन करना ज़रूरी, ठीक है। अब बात आती है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, तो कई सारे स्पीसीज़ मिलके एक इकोसिस्टम में एक कम्युनिटी बनाती हैं। जैसे कि एक तालाब है, उसमें लोटस प्लांट की स्पीसीज़ भी है, फ्रॉग की स्पीसीज़ भी है, फिश की स्पीसीज़ भी है। तो कई सारे स्पीसीज़ मिलके क्या बना रहे हैं, कम्युनिटी बना रही हैं। और पूरा पॉन्ड क्या है, एक इकोसिस्टम है, ओके। अब इकोसिस्टम क्या है, उसमें बायोटेक कंपोनेंट प्लस बायोटेक कंपोनेंट्स भी होते हैं और उनका इंटरेक्शन होता है। बायोटेक कंपोनेंट में स्पीसीज़ आ जाएंगे, बायोटेक कंपोनेंट मिनरल्स, साल्ट्स और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स सारी आ जाएंगी। और उनके इंटरेक्शन, उनके बीच में क्या होगा, मैटर का एक्सचेंज होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा। तो इकोसिस्टम ये है, ठीक है। फिर बायोम क्या होता है, कई सारी कम्युनिटीज़ फ्लोरा एंड फोना जो कि एक स्पेसिफिक क्लाइमेट के लिए अडेप्टेड है, उसको बायोम कहते हैं। जैसे टुंड्रा बायोम, ठीक है, वो वहाँ पर क्या है, ठंड के लिए अडेप्टेड है सारी चीज़ें, ठीक है। बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर इज नॉट लिमिटेड टू स्पेसिफिक एरिया और क्लाइमेट कंडीशन, एनी प्लेस ऑन अर्थ वेयर द लाइफ हैज दिस इज बायोस्फीयर, ये बायोस्फीयर है, ओके। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर आगे चलते हैं। अब सबसे पहले बात आती है इकोलॉजी की डेफिनेशन की। इकोलॉजी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो इकोलॉजी को डिफाइन करने का सिंपल आप ऐसे देखिए, इकोलॉजी क्या है, इज ए सब्जेक्ट which studies the interactions among organisms and between the organisms and its physical या abiotic environment। abiotic environment से मतलब क्या है, फिजिको केमिकल फैक्टर्स जो भी हो सकते हैं, ओके। तो सिंपल इकोलॉजी क्या है, इंटरेक्शन की स्टडी है, किसके बीच में, ऑर्गेनिज्म के बीच में और ऑर्गेनिज्म के बीच में और एबायोटिक कम, यानी कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन एंड ऑर्गेनिज्म टू एबायोटिक कंपाउंड का इंटरेक्शन, ठीक है ना। इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, ओके। अब बात आती है इकोलॉजी की स्टडी तो हम करेंगे, लेकिन इकोलॉजी में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, उसका स्कोप क्या है, उसका स्कोप देख लीजिए। इकोलॉजी का स्कोप है, उसमें स्टडी हम करेंगे ऑर्गेनिज्म की, पॉपुलेशन की, कम्युनिटीज़ की, इकोसिस्टम की, बायोम्स एंड बायोस्फीयर, ये इकोलॉजी का स्कोप है। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी बोलती है कि हमने इकोलॉजी का 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे स्टडी करेंगे। हमने बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसलिए पहले बात करी, ये बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और इकोलॉजी का स्कोप यहाँ पे है, ठीक है।
अब इसमें इन्होंने बोला है कि इकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसमें हम 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करेंगे, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, बायोम्स आ जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कम्युनिटीज़, इकोसिस्टम यहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया है, उसको भी देख सकते हैं, बायोम्स एंड बायोस्फीयर छोड़ दिया, उसको भी देख सकते हैं। ओके, ठीक है, मेंशन नहीं किया पर आप ये इनहेरेंट है, अंडरस्टैंडेबल है, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, प्राइमरली या बेसिकली, ये देखिए क्वेश्चन, प्राइमरली या बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट कंसिडर्ड अंडर द स्कोप ऑफ इकोलॉजी। तो देखिए ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है इकोलॉजी, पॉपुलेशन की भी होती है, कम्युनिटीज की, टिश्यूज की नहीं होती है, तो ये आंसर हो जाएगा टिश्यूज। ओके, अब देखिए इकोलॉजी की स्टडी करने के लिए हमने बोला कि हमें क्या क्या 4 लेवल स्टडी करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी बोलती है, बाकी ये हैं टोटल, बस 4 आप बोलते हैं एनसीईआरटी, तो उसको देख लीजिए आप। उसमें ऑर्गेनिज्म में पॉपुलेशन, तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे, पॉपुलेशन की, ऑर्गेनिज्म की बात नहीं करेंगे। कम्युनिटीज यानी बायोम्स, हम किसकी बात करेंगे चैप्टर में, केवल पॉपुलेशन की, कोई चैप्टर का नाम क्या है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म की हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम पॉपुलेशन की बात करेंगे इस चैप्टर में। ओके, ऑर्गेनिज्म की हमको जो बोलना था हमने बोल लिया, अब पॉपुलेशन पे आ जाए। अब देखिए इकोलॉजी समझ में आ गया डेफिनेशन, पॉपुलेशन की बात करते हैं। पॉपुलेशन क्या है, इकोलॉजिकल पॉपुलेशन कैसे डिफाइन करेंगे, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन ए वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया इन ए पार्टिकुलर टाइम हु शेयर्स और कम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज एंड कैन पोटेंशियली इंटरब्रीड और प्रोपेगेट सक्सेसफुली। इस डेफिनेशन को आप समझ लीजिए, यहाँ से जितना एक्सट्रैक्ट निकालना था वो यही है, उसका सार यही है। एक पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है, पॉपुलेशन क्या है, इंडिविजुअल हैं सेम स्पीसीज़ के, जो का हैं वो जो लिविंग कर रहे हैं वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में किसी भी एक खास टाइम पर, और जो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं सिमिलर रिसोर्सेज के लिए, और जो पोटेंशियली इंटरब्रीड कर सकते हैं और या परपेचुएट कर सकते हैं एसेक्सुअल, क्योंकि कुछ पॉपुलेशन स्पीसीज़ की ऐसी भी होती है जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉपुलेशन का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए पॉपुलेशन और इंडिविजुअल दोनों में फ़र्क है, इंडिविजुअल की बात करी और पॉपुलेशन की बात करी हमने, ऑर्गेनिज्म की बात, दोनों में फ़र्क है। कुछ एट्रीब्यूट्स हैं पॉपुलेशन के, उनके बारे में डिस्कशन हम आगे करेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए आप फटाफट से। देखिए लिविंग वर्ल्ड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें लेवल फॉर बायोलॉजी की बात करी, उनको डिफाइन किया। ठीक है, ठीक है, फिर बायोलॉजिकल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड, किसी भी लेवल पे अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्वेश्चंस वगैरह की सारी बात कर ली, टर्म्स की हमने बात कर ली। अब हम आते हैं पॉपुलेशन की। देखिए पॉपुलेशन को हम कैसे देखेंगे, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, हमने देख लिया, फिर हम सिग्निफिकेंस को समझेंगे कि पॉपुलेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, फिर हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन हमने समझ लिया क्या, अब इसका सिग्निफिकेंस समझिए। देखिए सिग्निफिकेंस क्या है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन जो है ना वो नेचुरल सिलेक्शन के ऑपरेशन का बेस बनता है। ठीक है, एवोल्यूशन का बेस बनता है। इंडिविजुअल जो है ना वो एवोल्यूशन का और नेचुरल सिलेक्शन का बेस नहीं बनता है, क्योंकि इंडिविजुअल क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के लिए रेस्पॉन्ड करते हैं, वो कोप अप करते हैं एनवायरनमेंट से, लेकिन पॉपुलेशन के लेवल पर नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होता है और एवोल्यूशन जो होता है ना वो यहीं पर होता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है कि पॉपुलेशन ही बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का वो लेवल है जहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होता है और पॉपुलेशन एवोल्यूशन होता है जहाँ पर। ओके, ये आपका पॉपुलेशन का सिग्निफिकेंस है। आपने सिग्निफिकेंस समझ लिया, पॉपुलेशन की डेफिनेशन। अब इसके एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल जो होते हैं ना, इंडिविजुअल्स के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन बना फॉर्म में आपको बताया हुआ है। इंडिविजुअल के एट्रीब्यूट्स होते हैं बर्थ एंड डेथ। इंडिविजुअल क्या करते हैं, या जिंदा होते हैं या मरते हैं, या उनका जन्म होता है या मरेंगे। इसी तरह पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, पॉपुलेशन के बर्थ रेट होते हैं, डेथ रेट होते हैं। पॉपुलेशन का बर्थ एंड डेथ नहीं होता, बर्थ रेट होते हैं, डेथ रेट होते हैं, पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो होता है। ये पॉपुलेशन के 3 मेजर एट्रीब्यूट्स हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन का एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि कंपोजिशन होता है पॉपुलेशन का। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन और एनवायरमेंट एवोल्यूशन भी कहाँ पर ऑपरेट होता है, पॉपुलेशन पे। ये पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स आप समझ लीजिए। उसमें मेजर आपका बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो और उसका कंपोजिशन, ये 4 मेजर हैं। ओके, तो यही इन चारों की बात यहाँ पे करी गई है। तो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, बर्थ रेट है, डेथ रेट है और क्या है, सेक्स रेशियो। ओके, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो 3। उसके बाद एक और है जो है पॉपुलेशन कंपोजिशन, उसकी बात आगे करेंगे। फिलहाल हम इन तीनों को समझ लेते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो क्या है। बर्थ रेट की बात करें तो आप इस इक्वेशन के इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। डेथ रेट की बात करें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, पर इसके यूज़ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के लिए कॉमन सेंस लगा के वैसे भी कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए बर्थ रेट में आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पे 20 लोटस प्लांट का। देखिए एक पॉन्ड है उसमें कि 20 लोटस प्लांट हैं। अब 20 लोटस प्लांट थे लेकिन 8 नए प्लांट्स प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको बिना फार्मूले के यूज़ किए हुए। देखिए थोड़ा सा स्पेस हम देख लेते हैं, यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ओके, देखिए हम पेन ले लेते हैं, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए आपको क्या है, 20 लोट्स प्लांट्स हैं टोटल। ठीक है, 20 लोट। इसको थोड़ा थिन कर लेते हैं, ज़्यादा इंक खाएगा, स्पेस ज़्यादा खाएगा। ओके, अब ठीक है। देखिए 20 लोट्स प्लांट्स हैं टोटल। तो आपको क्या हो रहा है,
8 प्लांट्स जो नए हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? 20 प्लांट्स की वजह से। 8 प्लांट्स हैं वो 20 प्लांट्स की वजह से। 8 प्लांट्स कहाँ से आ रहे हैं? 20 प्लांट से आ रहे हैं। तो एक प्लांट कहाँ से आएगा? सॉरी, इसको ऐसे नहीं, आप इसको मैं बता रहा हूँ, इसको ऐसे समझिए, ऐसे आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। सिंपल आप इनिटरी मेथड लगाइए, उससे हम इसको कर सकते हैं। देखिए हमारे पास 20 प्लांट्स थे, कोई फार्मूला यूज़ नहीं करना, ऐसे करना है इसको, आप ऐसे समझिए। थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं इसको। 20 प्लांट्स थे टोटल हमारे पास। तो 20 प्लांट्स क्या कर रहे हैं? 8 प्लांट्स को जन्म दे रहे हैं। हमें बर्थ रेट में क्या देखना था? पर कैपिटा देखना था। 20 प्लांट्स जो है 8 प्लांट्स को जन्म दे रहे हैं, तो एक प्लांट कितने को जन्म देगा? 8/20। बस यही तो करना है, पर कैपिटा। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, बस इतना ही करना है। ओके, ऐसे आपको डेट रेट निकाल सकते हैं आप। तो ये जो आप ये एग्जांपल दिया उसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो इन क्वेश्चंस को इन इक्वेशंस को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे चलिए। देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें कि 4 रैट हैं और वो डाई हो गए 2 सप्ताह में एक लेबोरेटरी में, जिसमें कि 56 रैट थे। ठीक है, तो डेथ रेट क्या है? देखिए 4 रैट मर गए 2 सप्ताह में, लेकिन आपको पर डे निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 56 रैट थे, ठीक है, उसमें से कितने मर गए? 4। ठीक है, तो पर कैपिटा की डेथ क्या है? 4/56। ये कितने टाइम पीरियड के लिए है? पर 2 वीक्स। अब इसमें आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, जो भी इसका आंसर आएगा कितने का पर डे निकालना है, तो ये 14 का डिवाइड कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा आपको। ओके, सिंपली 4/56 करिए, उसमें आप 14 का डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। सिंपल, आपको ये कोई फार्मूला याद नहीं रखना। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए हमने क्या किया, हमने बोला था कि हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे, एट्रीब्यूट्स देखेंगे। अब एट्रीब्यूट्स में मैंने आपको बताया बर्थ रेट है, डेथ रेट है, हमने देख लिया। सेक्स रेशियो की बात कर लेते हैं। सेक्स रेशियो में क्या है? सिंपली आप देखिए, किसी भी जगह अगर कोई स्पीसीज है उसकी पॉपुलेशन 100 है, जैसे कि ह्यूमन के केस में बताया है, कहीं पे आपको अगर 100 मेंबर्स हैं एक जगह किसी आइलैंड पे या कहीं पे भी 100 मेंबर्स हैं, उसमें से अगर 60 मेंबर्स जो हैं वो फीमेल हैं और 40 आपके मेल हैं, तो इस पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो क्या हो जाएगा? 60:40 या 6:4। बस पॉपुलेशन रेशियो सिंपल इतना ही है। आपका मेल और फीमेल का जो रेशियो है उसको बताना है, ये पॉपुलेशन रेशियो हो गया। ओके, इसमें कुछ भी टिपिकल नहीं है। ठीक है, अब देखिए पॉपुलेशन जो होती है ना, वो क्या होती है? किसी न किसी कंपोजिशन के फॉर्म में होती है। उसमें जो अब जिसकी यहाँ पे उन्होंने एज का कंपोजिशन लिया हुआ, मान लीजिए किसी भी पॉपुलेशन की स्टडी हम कर रहे हैं, उसमें एज के अलग अलग एज के इंडिविजुअल्स होंगे, तो उसको स्टडी कैसे करेंगे? यहाँ पर तो हमने खाली इंडिविजुअल की स्टडी कर ली, मेल फीमेल। ठीक है, अब अलग अलग एज के इंडिविजुअल होंगे, मेल भी अलग एज के, फीमेल, उनको स्टडी कैसे करेंगे? तो उनकी स्टडी करने के लिए हमारे पास टेक्निक होती है पिरामिड्स की। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है पॉपुलेशन के कंपोजिशन का, क्योंकि पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स में क्या बोला हमने? हमारे पास बर्थ रेट है, डेथ रेट है, सेक्स रेशियो, तीनों हो गया। अब एक और चीज़ है पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट, वो है पॉपुलेशन का कंपोजिशन। पॉपुलेशन के कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक ग्राफिकल मेथड होता है, जिसको हम पिरामिड्स बोलते हैं। ठीक है, वो पिरामिड्स कुछ इस तरह के दिखते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं। देखिए इसमें हमने क्या किया हुआ है, हमने जो है एक पॉपुलेशन के 3 एज ग्रुप में डिवाइड किया है। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल जो ऐसे इंडिविजुअल जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और पोस्ट जो रिप्रोड्यूस नहीं, मतलब एल्डरली पीपल। तो हमने एक पॉपुलेशन को 3 एज ग्रुप में डिवाइड कर लिया, और यहाँ पे हम नंबर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स की नंबर सबसे ज़्यादा है, या परसेंटेज में देख लीजिए या नंबर्स में देख लीजिए, बात एक ही है। रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का परसेंटेज या उनका नंबर उससे कम है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव थोड़ा कम है। तो यहाँ पे क्या है, इस पॉपुलेशन में बच्चे ज़्यादा हैं। तो इसमें क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सपांड कर रही है, यहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जितने आपके रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स उतने ही बच्चे हैं, तो ये पॉपुलेशन क्या है, स्टेबल है। और यहाँ पे क्या है कि आप लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, जो लोग बच्चे पैदा कर सकते हैं उनकी संख्या ज़्यादा और बच्चों की संख्या कम है, तो ये पॉपुलेशन कैसे डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, तो पिरामिड क्या है, एक पॉपुलेशन कंपोजिशन को स्टडी करने का एक ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, इससे बेस कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ, आप देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड रिप्रेजेंट द डिक्लाइनिंग, इस तरह से क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा पिरामिड आपका डिक्लाइनिंग है, स्टेबल कौन सा देखा, तो ये पिरामिड का फिगर दे देगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर पूछ सकता है कि एडजस्टेंट रीजन द फॉलोइंग पिरामिड रिप्रेजेंट ए डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, पिरामिड दे देगा कि ये पॉपुलेशन है डिक्लाइनिंग दे रखी है, पिरामिड दे देगा। फिर बोलेगा रीजन बोल दे देगा परसेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर पीरियोडिक एज इज मोर देन द इंडिविजुअल परसेंट पीरियोडिक के ज़्यादा है, नहीं ये गलत हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है,
तो मतलब एजर्सन रीजन क्वेश्चन बना सकता है, और वैसे भी क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है, ये टिपिकल इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ओके, वो समझ में आ गया। अब देखिए पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स की बात कर ली। अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, उसका मेजरमेंट कर लिया, सेक्स रेशियो मेजरमेंट कर लिया, पॉपुलेशन के कंपोजिशन को डिफाइन कर लिया, लेकिन पॉपुलेशन है कितनी भाई, कहीं पे 20 हैं तो उसको कैसे मेजरमेंट करेंगे, कहीं पे 20 हैं, किसी पॉपुलेशन किसी स्पीसीज़ के किसी के 100 है मेंबर्स हैं, उसको कैसे मेजर करेंगे। उसको मेजर करने के कई सारे टेक्निक्स हैं, अलग अलग पॉपुलेशन के केस में अलग अलग टेक्निक्स का फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे आप इसको सिंपली समझ ली, इसमें जो भी आपको बताया गया इस पैराग्राफ में वो सिंपली मैंने यहाँ पर दे दिया, यहाँ फटाफट आप उसको समझ लीजिए। देखिए पॉपुलेशन के साइज को या पॉपुलेशन कितनी है किसी उसके नंबर को हम डेंसिटी बोलते हैं इकोलॉजिकल स्टडीज़ में। पॉपुलेशन साइज डेंसिटी एक ही बात होती है, ठीक है। तो जैसे इसको मेज़र करने के कई तरीके हैं। मान लीजिए एक पॉन्ड है जिसमें कि लोटस के प्लांट हैं 20, तो उसमें पॉपुलेशन की डेंसिटी या पॉपुलेशन का साइज का मेजरमेंट सिंपल उसका काउंटिंग नंबर हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट नंबर। तो पॉपुलेशन को कैसे नाप सकते हैं, एब्सोल्यूट नंबर के फॉर्म में, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा इकोसिस्टम या कोई ऐसा केस है जहाँ पर एक फील्ड है जिसमें कि एक बरगद का पेड़ और पार्थिनियम एक ग्रास है, उसके बहुत सारे प्लांट्स हैं, 1000-2000 प्लांट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने उसका दिया हुआ है, ठीक है। ये पार्थिनियम हिस्टेरोफोर्स ये दिया 200 प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे 200 बताया, मान लीजिए 200 तो पार्थिनियम के प्लांट्स है और एक आपका बरगद का पेड़ है, ठीक है। नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो समझ लीजिए। अब यहाँ पर जो है ना एब्सोल्यूट नंबर ऑफ नहीं, एब्सोल्यूट नंबर जो है ना वो यूज़फुल नहीं होगा, क्योंकि बरगद का तो पेड़ एक ही है, पार्थिनियम के 200 हैं, तो उसका क्या हम कर सकते हैं, कुछ नहीं, कोई सेंस नहीं निकलेगा। क्योंकि बरगद का पेड़ भले ही एक है लेकिन उसका इंपॉर्टेंस बहुत है उस इकोसिस्टम में, वो बहुत सारी चीज़ों को संभाल रहा, बहुत सारे पक्षी उसके पर रह रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें इस केस में बायोमास पे जाना पड़ेगा। तो हम ये देखेंगे बायोमास किसका ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बायोमास के मेजर करके उस पॉपुलेशन की डेंसिटी या पॉपुलेशन का साइज मेजर करेंगे। यहाँ पे हम एब्सोल्यूट नंबर नहीं लेंगे, ठीक है। फिर मान लीजिए आपके पास आप मछलियों की संख्या जानना चाहते हैं, मछलियों की पॉपुलेशन की मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो आपने फिर जाल फेंका इसे किसी लेक में, उस जाल में 50 फिश आ रही हैं एवरेज, 10 बार आपने जाल फेंका, 10 बार 50 फिश आ गई, तो आपको रिलेटिव डेंसिटी पता चल गई। तो उसका एरिया आप पता है अगर आपको लेक का, तो 50 इंटू उसका एरिया करके आप टोटल पॉपुलेशन निकाल सकते हैं फिश की, ठीक है ना। एक ये तरीका भी है, ठीक है। फिर कभी कभी क्या होता है पॉपुलेशन की मेजरमेंट के लिए, पॉपुलेशन की डेंसिटी की मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। जैसे कि टाइगर के केस में हम क्या करते हैं, उसके पगर मास या उसके फीकल प्लेट्स को देख के हम इनडायरेक्टली उसका पॉपुलेशन का एस्टिमेशन करते हैं। टाइगर को डायरेक्टली गिना नहीं जाता है, उसके पग मास, उसके पैरों के चेन या उसके फीकल प्लेट को देख के। तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन की साइज या डेंसिटी को नापने के लिए हमारे पास जो तरीके हैं वो अलग अलग केस में अलग अलग पॉपुलेशन के लिए अलग अलग यूज़ किया। इसको आप यहाँ से स्टडी करेंगे तो आपको सारा कुछ यही निकलेगा, ठीक है। इस पर बेस क्वेश्चन देख लीजिए, द फॉलोइंग मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज अप्रोप्रिएट टू मेजर द पॉपुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड इकोसिस्टम। वही है क्वेश्चन, एग्रीकल्चर फील्ड की 2 स्पीसीज़ हैं, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, बायोमास, ठीक है। अब देखिए बैक्टीरिया कुछ अलग अलग स्पीसीज़ के लिए अलग अलग मेथड्स यूज। बैक्टीरिया के जो होते हैं ना उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके लिए पॉपुलेशन मेजरमेंट के लिए कॉलोनीज फॉर्मिंग यूनिट्स पर का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। या फिर इनका मेजरमेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कैलोरीमीटर वगैरह होते हैं उनसे यूज़ किया जाता है। इनका एक कल्चर बनाया जाता है सस्पेंशन, उसमें आप इन टर्बिडिटी की वैल्यू निकाल के इसका कंसनट्रेशन देखा जाता है ऑप्टिकली, ठीक है। एक ये तरीका होता है, ठीक है। अब देखिए पॉपुलेशन का हमने साइज नाप लिया, पॉपुलेशन कितनी मतलब है, कितनी क्वांटिटी है पॉपुलेशन की वो देख लिया हमने, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट देख लिए। अब ये देखिए इसके आगे का जो भी है ना पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह और ये सारी चीज़ें, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप देखिए इस सेशन में हमने क्या क्या किया। इस सेशन में हमने पॉपुलेशन को डिफाइन किया, ठीक है, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स को देखा, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स में क्या क्या है आपका, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेट, ये देखा। पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, हमने वो देखा, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है उसका मतलब सिंपल पॉपुलेशन का साइज है, उसको मेजर करने के लिए कई सारे तरीके हैं, अलग अलग केस में कैसे हम उसको यूज़ करते हैं वो हमने देखा, ठीक है। और जो यहाँ इससे पहले हमने 1 मिनट, इससे पहले हमने क्या देखा, इससे पहले हमने यहाँ पर जो है आपका ये पॉपुलेशन का बर्थ रेट, डेथ रेट वगैरह कैलकुलेशन किया, सेक्स रेशियो भी कैलकुलेशन किया। तो यहाँ तक आप, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको कुछ समझने की ज़रूरत है और यहाँ तक कोई आपको डाउट होगा तो ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम पॉपुलेशन ग्रोथ से स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, ओके, और आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।